क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करते हैं। टू आइडेंटिकल बॉल बियरिंग एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में है एंड रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल हिट हेड ऑन बाय अनदर बॉल बियरिंग ऑफ द सेम मास जिसकी इनिशियल वेलोसिटी थी v। अगर कोलिजन इलास्टिक है तो कौन सी फिगर जो है वो पॉसिबल रिजल्ट हो सकता है। अगेन नाइस वन क्वेश्चन। देखिए हमें पता है मास जो है m है, ठीक है, मान लेते हैं। बिफोर द कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी? देखो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 0 है ना। इनिशियली तो बाकी तो रेस्ट पे थे दोनों, ठीक है। आफ्टर कोलिजन टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? केस 1 होगा E1 हाफ 2m v/2 का स्क्वायर हो जाएगा। मास डबल हो गया, वेलोसिटी हाफ हो गई। केस 2 है E2 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। केस 3 है हाफ 3m v/3। ये तीनों जो फिगर बना रखे हैं उस हिसाब से बता रहे हैं। तो केस 2 जो है वो वही पॉसिबल है, E2 इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। थस केस 2 इज द ओनली पॉसिबल सिंस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व इस केस में। तो होगा क्या, दो ऑब्जेक्ट जो है वो सेंटर वाला ऑब्जेक्ट रेस्ट करवा देगा और अगला वाला ऑब्जेक्ट मूव करेगा v वेलोसिटी से। कितना अच्छी बात है ये। अब तुम बोलते हो ऐसा होता तो नहीं है आम लाइफ में, क्योंकि फ्रिक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है ना। 17 क्वेश्चन पे खिसकते हैं कि एक बॉल ए है विच इज एट एन एंगल 30 डिग्री टू द वर्टिकल इज रिलीज्ड एंड इट हिट द बॉल बी। समझ में आ रहा है? मास दे रखे उसका m फिगर के हिसाब से। डज द बॉल ए राइजेज आफ्टर कोलिजन? क्या बॉल ए राइज करेगी टकराने के बाद? बताओ भाई। द कोलिजन इज एन इलास्टिक कोलिजन। क्वेश्चन कह रहे हैं कोलिजन कैसा है? इलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन में व्हेन बॉल ए हिट द बॉल बी विच इज स्टेशनरी, द बॉल बी एक्वायर द वेलोसिटी ऑफ बॉल ए वाइल बॉल ए कम टू रेस्ट इमीडिएटली। ध्यान रखना। तो तेरे ट्रांसफर ऑफ मोमेंटम ट्रांसफर हो गया to the moving body from the stationary body. Thus the ball A comes to rest after collision and ball B move with the velocity of ball A. ठीक है, सिंपल। 18th पे आते हैं कि a ball of bob of a pendulum is released from horizontal position. horizontal मतलब flat position है ना। if the length of the pendulum is 1.5 meter, what is the speed with which the bob arrive at the lower most point? given that अगर 5% इनिशियल एनर्जी डेसिपेट हो गई एयर रेजिस्टेंस से, ठीक है, मान लेते हैं एयर रेजिस्टेंस है थोड़ा, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे में देखते हैं। तो लेंथ हमें दे रखी है, पोटेंशियल एनर्जी mgh या mgl, हाइट यहाँ पे क्या हो जाएगी? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, बॉब की जो वो पेंडुलम है जो है ना, और एनर्जी डेसिपेशन कितना है? 5% है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखो एनर्जी डेसिपेशन यानी 5% एनर्जी निकल गई, यानी कितनी बची? 95% बची, है ना। तो वो हाफ एम वी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। उल्टा बोल दिया, बात वही है ना, दोनों एक दूसरे का कन्वर्ट होती हैं। तो हमारे पास वेलोसिटी निकालने का तरीका आ गया, इससे निकाल देंगे, है ना, आंसर आ जाएगा। आंसर से मतलब नहीं है, ठीक है, वैसे मतलब होता ही इससे है, मगर तुम्हें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। अगला 19 क्वेश्चन देखते हैं। ट्रॉली दे रखी है हमें ऑफ मास 300 किलो की, कैरिंग अ सैंड बैग, ठीक है। एक ट्रॉली है, सैंड बैग ले रखा है कुछ किलो का, इज मूविंग यूनिफॉर्मली विद स्पीड दे रखी है ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक। तीन चीज़ें मिल गई। आफ्टर अ वाइल द सैंड स्टार्ट लीकिंग आउट ऑफ द होल ऑन द फ्लोर ऑफ द ट्रॉली एट द रेट ऑफ दिस, क्या है? kg/सेकेंड, ठीक है, बड़ा अजीब सा रेट है, kg/सेकेंड। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द ट्रॉली आफ्टर द एंटायर सैंड बैग इज एम्प्टी? स्पीड क्या हो जाएगी? एक बार बताओ, सैंड बैग ट्रॉली के ऊपर रख रखा है जिसकी एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो कोई एक्सटर्नल एक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। अगर सैंड लीक भी होता है ना, कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होगा सिस्टम पे, सो द स्पीड ऑफ ट्रॉली चेंज नहीं होगी। एज सिंपल एज इट। 20वां क्वेश्चन, बॉडी का मास 0.5 kg, ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी दे रखा है। प्यारा क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तैयार रहना ऐसे क्वेश्चनों के लिए, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल नहीं होते हैं मगर मज़ेदार होते हैं। वेलोसिटी x⁻³ होता है। अभी हमने ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन कर रखे थे, ठीक है, जिसमें हमें
जो मैं प्रीवियस वीडियो बताई थी कि हमें रिलेशन बताना था पावर का टाइम से, है ना, वेलोसिटी का टाइम से। t⁻³ आया था वेलोसिटी में, पावर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, याद होगा। तो v = ax⁻³ वेयर a दे रखा है। व्हाट इज द वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क डन बताना है ड्यूरिंग द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 0 से लेके 2 तक। मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, एक्सेलरेशन दे रखा है। सही बोल रहा हूँ। अब हमें पता है इनिशियली क्या होगा, सब कुछ क्या होगा, रेस्ट पे होगा। x भी 0, v1 = ax⁻, मतलब 0 ही हो जाएगा, x 0 है तो, है ना। एट 2 क्या होगी, 2 पे रख देंगे, 2 रख देंगे, a⁻² 2⁻³ वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ये बात ध्यान रखना, ये 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज वर्क डन, है ना। तो हाफ m v2 - v1, 1 तो गायब कर दो। वेलोसिटी हमें पता है, बस वैल्यूज पुट करनी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ था क्या इसमें, मुझे नहीं लगता। 2 से 2 कट जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है और 50 जूल आ जाएगा। ठीक है, ये उतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था जितना मैं सोच रहा था। ठीक, क्वेश्चन में अच्छे वाले क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में आते हैं, उसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन हो रहा होता है थोड़ा बहुत। अ विंड मिल स्वीप्स अ सर्कल ऑफ रेडियस a विद ब्लेड से। ठीक है, ठीक है भाई। इफ द वेलोसिटी ऑफ द विंड परपेंडिकुलर टू द सर्कल बट द एरिया, फाइंड द एरिया पासिंग थ्रू द टाइम t, ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी। एरिया बताना है टी टाइम में, और 25% ऑफ द विंड एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड v इज इक्वल्स टू, अच्छा विंड मिल का बात है ना, km/h में विंड बह रही है। ए हमें दे रखा है, एरिया मीटर² है 30, डेंसिटी एयर की दे रखी है 1.2 kg/m³। इलेक्ट्रिक पावर कितनी प्रोड्यूस होगी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखो पता है, अभी तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक नहीं, एक बात का ध्यान रखना कि कभी कभार ना क्वेश्चन में बहुत सारी डिटेल दे रखी होती है और कुछ ऐसी डिटेल भी दे रखी होती है कि हमें ज़रूरत नहीं होती उसकी। लेट्स से कि हमें वैसे यहाँ तो सबकी ज़रूरत है, मान लेते हैं 1.2 kg/m³ की ज़रूरत ही नहीं थी हमें डेंसिटी की। तो क्वेश्चन में ऐसा मत सोचना कि दे रखा है तो लगाना ही होगा, वो तो डिपेंड करेगा, है ना। यहाँ तो सबकी ज़रूरत है। एरिया ए है, वी वेलोसिटी वी है, डेंसिटी रो है, तो मास क्या होता है, रो वी है, पढ़ते आए हैं, है ना। डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन, क्या पढ़ा था हमने, मास अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू, है ना, वो सब पढ़ा था ना। तो ये याद रखना, मास इक्वल टू रो वी ए होता है, और जब रो ए वी होता है, वी की नहीं, हमें यहाँ पे मास m थ्रू द विंड मिल इन टाइम t देखना है, तो t भी लगा दिया। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है, डाल दो v की वैल्यू और हमारा हाफ ρv³ आ जाएगा। एरिया दे रखा है हमें, सारी वैल्यूज़ लगानी है। वेलोसिटी दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है, एनर्जी 25% ऑफ द विंड एनर्जी बनेगी, 25/100 यानी 1/4 ना, 1/2 पहले से था तो 1/8 हो गया। अब पावर की बात करते हैं तो टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम होता है। ठीक है, इन्होंने लास्ट में वैल्यूज़ डाली हैं, 4.5 kg/kW आ गया, है ना। अ पर्सन ट्राई कर रहा है टू लॉस अ वेट लिफ्ट एट 10 kg मास लेता है 1000 टाइम टू अ हाइट ऑफ 0.5 मीटर ईच टाइम। ठीक है, प्रैक्टिकल है, 1000 बार करता है 10 किलो का मास। ठीक है भाई। अज्यूम द पोटेंशियल एनर्जी लॉस ईच टाइम शी लोअर द मास इज डेसिपेटेड। ठीक है, नुकसान हुआ एनर्जी का। हाउ मच वर्क डज शी डू अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, कितना काम करा। फैट सप्लाई एनर्जी दे रखी है, कितना काइनेटिक एनर्जी में लगा, अगर 20% एफिशिएंसी है तो कितना फैट जो होगा रिड्यूस हो गया, ये बताना है। ठीक है, एक बार बताओ, हमें मास दे रखा है, हाइट दे रखी है ना, कितने पे 0.5 था, नंबर ऑफ टाइम दे रखा है 1000 बार, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशन हो जाएगा n×mgh, कितनी बार लगा है ना, तो जूल में आ जाएगा इतना। मैकेनिकल एनर्जी सप्लाइड बाय 1 kg ऑफ फैट जो है वो 20% एफिशिएंसी के साथ है, तो उस हिसाब से हमने जूल पर kg कर दिया। तो फैट सप्लाइड बाय द डाइटर कितना होगा,
इतना टोटल जो वर्क डन है वो है, डिवाइड कर दो इससे, है ना, तो इतना केजी फैट सप्लाई हो जाए। 23 क्वेश्चन कह रहे हैं, एक फैमिली यूजेस 6 किलोवाट ऑफ पावर, डायरेक्ट सोलर एनर्जी इज इंसिडेंट ऑन द हॉरिजॉन्टल सरफेस, पावर पर स्क्वायर मीटर दे रखे 200, है ना, 20% एनर्जी कन्वर्टेड टू यूजफुल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाउ लार्ज इन एरिया इज नीडेड टू सप्लाई 8 किलोवाट, कंपेयर दिस एरिया टू द रूफ ऑफ अ टिपिकल हाउस। ठीक है, इस एरिया को कंपेयर करते हैं। पहले हमें पावर 8 किलोवाट दे रखी, उसको वाट में ले आते हैं, क्योंकि हमें 200 वाट पर स्क्वायर मीटर दे रखा है। क्या एनर्जी रिसीव कितने स्क्वायर हो रही है, परसेंटेज एनर्जी कन्वर्ट हो रही है 20, सोलर एनर्जी इंसिडेंट रेट ऑफ 200 वाट पर मीटर, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए मान लेते हैं। यूजफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हर सेकेंड में, तो 20% एफिशिएंसी ऑफ एरिया इंटू 200, है ना, 8000 आ गया, तो एरिया इक्वल टू 4000 जो हमारा पहले था बटे 2000। 4000 कहाँ से आया भाई, 200 डिवाइड कर देंगे, मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, कट के 20 आना चाहिए था, नहीं पता क्या कर रहे हैं यहाँ, थोड़ा देख लेना क्या गड़बड़ है। द एरिया नीडेड इज कंपेरेबल टू द रूफ ऑफ अ लार्ज हाउस ऑफ डायमेंशंस 40 मीटर इंटू 40, है ना, यार 16 80 196, ठीक है, इतना डायमेंशन चाहिए होगा। अब बुलेट ऑफ मास दे रखा है एंड हॉरिजॉन्टल स्पीड दे रखी है, स्ट्राइक करती है, अब ब्लॉक ऑफ वुडन मास इंस्टेंटली कम टू रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक, ठीक है, रुक जाती है। फिर द ब्लॉक इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय द मीन्स ऑफ अ वायर, अब देखो कितना मजेदार काम है, लटका रखा था उसको एक वायर से। कैलकुलेट द हाइट बाय विच द ब्लॉक राइजेज, ऑल्सो एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस। तो ये प्यारा क्वेश्चन है, मास दे रखा है हमें बुलेट का, इनिशियल स्पीड दे रखी है, वुडन ब्लॉक का भी मास दे रखा है, और फाइनल स्पीड भी 0 बता रखी है क्वेश्चन में, रुक जाता है बोला है। तो फाइंड स्पीड ऑफ द सिस्टम, है ना, जिसमें बुलेट और ब्लॉक हैं, v मीटर पर सेकेंड मान लेते हैं। कंजर्वेशन मोमेंटम लगाते हैं, क्योंकि मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व, तो m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2v, सबकी इनिशियल लगाओ, आंसर निकालो। हाइट मान लेते हैं, जिसने क्वेश्चन में तो हाइट निकालनी है ना, तो अप्लाइंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉम्बिनेशन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। हमने क्या निकाला अभी, वेलोसिटी निकाल देना, उसका यूज़ करके हम हाइट निकाल सकते हैं। तो वुडन ब्लॉक विल राइज इतना मीटर अब। हीट प्रोड्यूस देख लेते हैं, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो इनिशियली इतनी थी, माइनस करा फाइनल से, तुम्हारा 28.54 जूल आ गया। मेक सेंस। अच्छा क्वेश्चन देख लो, टू इंक्लाइंड फ्रिक्शनलेस ट्रैक, वन ग्रेजुअल एंड द अदर स्टीप मीट एट ए फ्रॉम वेयर 2 स्टोन आर अलाउड टू स्लाइड डाउन। अच्छा बुक में देखना ये फिगर इसकी यहाँ आ नहीं रही है, ठीक है, तो 2 इंसिडेंट फ्रिक्शनलेस ट्रैक हैं, ठीक है, और आगे जाके ए पे मीट करते हैं, तो विल द स्टोन रीच द बॉटम एट द सेम टाइम, या ये सेम स्पीड होगी, एक 60 और एक 30 दे रखा है, एक 10 दे रहा है, बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है, फिगर तो है नहीं हमारे पास, मगर तुम थोड़ा विजुअलाइज करना एक ट्रायंगल बना के, या बुक में देख लो, तो ए बी और ए सी इंक्लाइंड एट हॉरिजॉन्टल θ1 θ2, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी टॉप जो होगी, काइनेटिक एनर्जी बॉटम होगी, मानते हो इस बात को, तो एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी वन का स्क्वायर, एम जी एच इक्वल टू हाफ एम वी टू का स्क्वायर, दोनों की बराबर होगी। सिंस द हाइट ऑफ बोथ द साइड आर सेम, देयरफॉर बोथ द स्टोन विल रीच द बॉटम एट द सेम टाइम, सेम स्पीड, सॉरी हाइट सेम है तो स्पीड सेम होगी, क्लियर बात होती है, हाँ, है ना।
स्टोन 1 के लिए देख लेते हैं एक बार। फॉर स्टोन 1 नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द स्टोन इज गिवन बाय F इक्वल टू m1a यानी mg sin थीटा 1। कैसे निकालते हैं mg sin थीटा बीटा? फिगर जब देखोगे ना तुम तो ऐसा होता है कि अगर हमारा एक्सेलरेशन a का है, थीटा 1 देखा जा रहा है, तो नीचे जाएंगे तो हमारा मोशन किस फॉर्म में होगा? वर्टिकली चेंज हो रहा है तो साइन आ जाता है, हॉरिजॉन्टली चेंज होता है कॉस आता है। ठीक है, तो a1 इक्वल टू जी साइन थीटा 1 हो जाएगा। स्टोन 2 में क्या है? जी साइन थीटा 2 हो जाएगा। अब हमें पता है कि थीटा 1 जो है वो बड़ा है थीटा 2 से, और साइन में क्या होता है? जब साइन 0 0 होता है साइन 91 होता है, इसका मतलब इंक्रीजिंग है। जितना ज़्यादा एंगल होगा उतना ज़्यादा एक्सेलरेशन होने वाली है। ठीक है, एक्सेलरेशन ज़्यादा यानी F इक्वल टू यू प्लस वी इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी वेलोसिटी ज़्यादा होने वाली है। तो स्टोन 1 के लिए हमारा टाइम जो है वो कम लगे। देखो वेलोसिटी ज़्यादा यानी स्पीड ज़्यादा, तो कम टाइम में पहुंच जाएगी। देयरफॉर T1 बड़ा है T2 से, इसका मतलब T1 जो है कम एंगल था वो, हाँ 30 डिग्री का एंगल दे रखा है थीटा 1 है ना। तो इन्होंने इस तरह से रिलेशन निकाला कि टाइम जो है वो एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इस वजह से अगर एक्सेलरेशन ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह रहा है कि स्टोन 2 विल रीच फास्टर देन स्टोन 1 बाय अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी mgh इक्वल टू हाफ mv²। तो हाइट हमारे पास दे रखी है, क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दे रखी हैं उनको पुट करके चेकआउट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 एक इसका डायग्राम है, नहीं है, इसका भी नहीं है, बुक में देखना। 1 kg ब्लॉक मास सिचुएटेड ऑन रफ इंक्लाइन प्लेन, एक प्लेन में है, ठीक है, 1 किलो का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट 100 न्यूटन पर मीटर दे रखा है। द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट विद द स्प्रिंग इन द अनस्ट्रेच्ड पोजिशन। द ब्लॉक मूव 10 सेंटीमीटर डाउन द इंक्लाइन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ। अज्यूम दैट द स्प्रिंग हैज़ अ नेग्लिजिबल मास एंड द पुली इज फ्रिक्शनलेस। ये सब मान के चलना है, हमें बताना है क्या? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताना है। ठीक है, बुक सामने है तो दिख रहा होगा फिगर। ठीक है, तो देखो हमें मास दे रखा है 1 किलो का, स्प्रिंग कांस्टेंट हमें कितना दे रखा है? 100 न्यूटन पर मीटर, और मीटर में है तो हम सभी को मीटर में ले आते हैं। तो ये 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना, 0.1 मान लेते हैं, लिख करा भी होगा है ना। इक्विलिब्रियम पे क्या होगा? नॉर्मल रिएक्शन R इक्वल टू mg cos थीटा, और फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू आर। mg cos थीटा क्या होता है? नॉर्मल। नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक डाउन द इंक्लाइन इक्वल टू mg साइन थीटा माइनस एफ। नेट फोर्स फ्रिक्शन से तो कम ही होगा, फ्रिक्शन mg साइन थीटा है माइनस एफ, डाउनवर्ड लग रहा है ना, ऊपर से स्ट्रेच हो रहा है तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। mg साइन थीटा माइनस mg म्यू mg cos थीटा। देखो इस बार इन्होंने पीछे को लिया है ना। वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेच। ठीक है, तो हाफ के x² से मिला दिया। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथ तो ये होगी, वैल्यू डाली। हमें साइन 37 की याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में पेपर में दे रखी होगी। म्यू आ जाएगा, हमारा म्यू ही निकालना था ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अ बोल्ट ऑफ मास दे रखा है, फॉल्स फ्रॉम द सीलिंग ऑफ एलिवेटर मूविंग डाउन विद द यूनिफॉर्म स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड। सीलिंग ऑफ द एलिवेटर नीचे को जा रही है। इट हिट द फ्लोर ऑफ द एलिवेटर एंड डज नॉट रिबाउंड, ऊपर नहीं आता। व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस? तो मास दे रखा है, एनर्जी दे रखी है। द बोल्ट डज नॉट रिबाउंड सो द वोल of the potential energy get converted into heat energy. The heat produced will remain the same even if the lift is stationary, since value of acceleration due to gravity is same in all inertial state. तो उतनी ही रहेगी। कन्वर्ट तो हो गई पूरी की पूरी, तो हमारा उतना ही जूल आंसर रहेगा। 28 क्वेश्चन कह रहा है, हमारे पास 29 तक ही हैं, तो 28 भी देख लेते हैं। 28 कहना चाह रहा है हमसे कि ऑन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक अ ट्रॉली मूव विद अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर।
मास दे रखा है, अ चाइल्ड विद मास दे रखा है, ऑन अ ट्रॉली रन करता है उस ट्रॉली में, स्पीड दे रखी है फ्रॉम द एंड ऑफ अदर विच इज़ 20 मीटर, द स्पीड इज रिलेटिव टू द ट्रॉली इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। ठीक है, तो फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली एंड द डिस्टेंस ऑफ द ट्रॉली मूव फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड बिगेन टू रन। देखिए इसका फिगर बना के देखना तब तुम्हें समझ में आएगा कि एक ट्रैक दे रखा है हमें, ठीक है, एक ट्रैक है, ट्रॉली इसमें मूव कर रही है और एक बच्चा है जो कि ट्रॉली के अंदर है विद मास 20 kg, है ना, ट्रॉली में रन कर रहा है वो भी एक छोर से दूसरी तरफ जो कि 20 मीटर का है। तो स्पीड जो है रिलेटिव टू द ट्रॉली इन द डायरेक्शन अपोजिट टू इट्स मोशन। क्या बोल रहे हैं, स्पीड इज रिलेटेड टू अ ट्रॉली, जिस दिशा में ट्रॉली मूव कर रही है ना उस दिशा से अपोजिट दौड़ रहा है बच्चा। तो फाइंड द फाइनल स्पीड ऑफ द ट्रॉली एंड द डिस्टेंस द ट्रॉली मूव फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड बिगेन टू रन। फाइनल स्पीड बतानी है और कितना डिस्टेंस चली। मास दे रखा है, स्पीड निकाल देंगे 10 मीटर पर सेकेंड, मास ऑफ बॉय 20 kg है, इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा m+v/v, और v डैश इज फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ट्रॉली, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉय क्या हो जाएगी mv' + mv' - 4। 4 क्यों माइनस करा, क्योंकि 4 जो थी उस बच्चे की स्पीड थी, है ना। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर रहेंगे, इक्वेट करके v' निकाल देंगे, और v' निकाल दिया तो टाइम भी निकाल सकते हैं। तो डिस्टेंस मूव द ट्रॉली जो हो जाएगा वो 51.8 मीटर आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन डायग्राम वाला है, बुक खोल के रखो, ठीक है। बोल रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिस्क्राइब द इलास्टिक कोलिजन ऑफ 2 बॉल्स। कौन सा इलास्टिक कोलिजन नहीं बता रहा है, तो ज़रा हम थोड़ा सा इसका ये पढ़ लेते हैं तब समझ में आएगा कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ 2 मासेज इन अ सिस्टम इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बात तो पता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ 2 बॉल विल डिक्रीज एज गेट क्लोजर टू ईच अदर। when the ball touches each other, अरे कॉन्ट्राडिक्टिंग नहीं है क्या, the potential energy curve is does not satisfy these conditions, so there is inelastic collision। अच्छा एक बार बुक खोल के देखो, मैं बुक खोली हुई है, तो 1 फिगर में वी आर, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी कर्व इन 1, 2, 3, 4 and 6 does not satisfy this condition, so this is not elastic collision। है ना, कह रहा है व्हेन बॉल टचेज ईच अदर द पोटेंशियल एनर्जी बिकम 0, R = 2R। मगर पोटेंशियल एनर्जी तो है कुछ ना कुछ वहाँ हर समय पे। फिगर 5 पे सही जा रहा है ना, हाईएस्ट से लेके कम से कम होता जा रहा है, यही होता है, डिक्रीज होती जाती है पोटेंशियल एनर्जी, मगर बाकी सभी केस में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो बस इतना ही था, हमारा आखिरी क्वेश्चन था ये। कोई डाउट हो फिर भी पूछ लेना, और थोड़ा चीज़ों को विजुअलाइज करना डायग्राम बना के। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम चैप्टर 7 शुरू करेंगे, इनर्शिया वगैरह का, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला। चलो।